वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दौरान पंजाब के लुधियाना के पास हुए दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। हादसा समराला माछीवाड़ा रोड पर ट्रक और इनोवा कार की टक्कर से हुआ है। मरने वालों में एक ही परिवार के 6 लोगों के अलावा ड्राइवर और नौकरानी शामिल है। मरने वाले सभी मोगा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी के साथ। जी मनोज, क्या जानकारी है इस हादसे के बारे में? जी बिल्कुल कविता, बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दौरान एक पंजाब में एक बड़ा हादसा हुआ है। लुधियाना के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसा समराला और माछीवाड़ा रोड पर जो है ट्रक और एक इनोवा कार में जो हुआ है। काफी दर्दनाक हादसा बताया जा रहा है। हमारे आला अधिकारियों से बात हुई है। जो टक्कर है वो आमने सामने की थी। तेज रफ्तार से जो ट्रक है वो एक इनोवा कार जिसमें जो है परिवार के 6 लोग जो हैं थे और उसके साथ साथ ड्राइवर और नौकरानी जो है उसमें शामिल हैं। इसमें जो है वो सभी की जो है वो मरने वाले सभी लोग जो है वो मोगा के बताए जा रहे हैं। और हादसे की खबर मिलते हैं हालांकि पुलिस जो है मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जो जानकारी अभी तक मिली है वो यही मिली है कि मोगा का एक NRI परिवार जो है वो अपनी इनोवा कार में जो है आनंदपुर साहिब जो है गुरुद्वारा मत्था टेकने के लिए निकला था। लेकिन जब वहां से निकला तो रोड लुधियाना रोड है, माछीवाड़ा और समराला के बीच में जो रोड है वहां पे जो उनकी कार को जो है तेज रफ्तार से जो है ट्रक ने जो है तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसी मौके पर ही जो है 8 लोगों की मौत हो गई। हालांकि टक्कर इतनी तेज थी, जिस तरह से हादसा इतना दर्दनाक बताया जा रहा है कि कार में जो शव थे वो फंस गए थे और उनको बड़ी मुश्किल से जो है कटरों से काट के जो है उनको निकाला है। हालांकि उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि ट्रक ड्राइवर जो है वो फरार बताया जा रहा है। जी मनोज, इस हादसे के कारणों का पता लग पाया है कि किस वाहन चालक की जो गलती थी? हाँ जी बिल्कुल, जो हमारी आला अधिकारी से बात हुई है उनका साफ तौर पे कहना है कि तेज रफ्तार से जो है एक ट्रक जो है वो समराला माछीवाड़ा रोड पर जो है काफी तेजी से जो है वो आ रहा था। उसी के सामने उसने बिल्कुल आमने सामने जो है इनोवा के साथ उसकी टक्कर हुई है। टक्कर इतनी दर्दनाक थी या इतनी जबरदस्त थी कि उसके इनोवा कार के जो है परचक्के उड़ गए और जिसमें 8 लोग जो है वो बुरी तरह से जो है उनकी डेथ हो गई। हालांकि जो गलती जो बताई जा रही है अभी तक सामने जो गलती आ रही है वो ट्रक ड्राइवर की बताई जा रही है कि काफी तेज रफ्तार से जो है अनबैलेंस जो है वो ट्रक चला रहा था जिसमें ये हादसा जो है कारण बना। जी मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दौरान पंजाब के लुधियाना के पास दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। हादसा समराला माछीवाड़ा रोड पर ट्रक और इनोवा कार की टक्कर से हुआ है। मरने वाले एक ही परिवार के 6 लोगों के अलावा ड्राइवर और नौकरानी भी शामिल है। इन दिनों देश पर क्रिकेट वर्ल्ड कप का बुखार हर किसी पर चढ़ा हुआ है। नौजवानों के साथ साथ बच्चे बूढ़े हर कोई वर्ल्ड कप के रंग में रंगा हुआ है। और अब जब बात हो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुकाबले की तो लोग कैसे दूर रह सकते हैं। आज हो रहे इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय टीम के प्रशंसकों ने अब भगवान का सहारा ले लिया है। लोग टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं और टीम इंडिया की जीत के लिए कामना कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारी बैटिंग हो रही है, बॉलिंग लाइन है और फील्डिंग है, उस तरह से मुझे लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को भी ऑल आउट कर देगी। क्योंकि अब तक सभी टीमों को इंडिया ने ऑल आउट ही किया है और इंडिया सब में जीती है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जीत जाएगी और फाइनल यहाँ पे वर्ल्ड कप लेके आएगी। यहाँ रेसकोर्स क्रिकेट एकेडमी का जो प्लेयर है, बच्चे हैं, वो विश करने के लिए आए हैं उसके लिए इंडिया वर्ल्ड कप जीते। इसलिए हमने प्रार्थना भी की है, विश भी किया है और इंडिया की टीम जीते उसके लिए अपनी जो टीम है उसके बाद जो फाइटिंग स्पिरिट है, उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन है, उसकी जो बैटिंग लाइन है, उसकी जो बॉलिंग लाइन है और फील्डिंग लाइन में हम देखेंगे तो सभी तरह से अपनी इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए ताकतवर है। इंडिया ने 7 मैच खेल करके अपना विनिंग परफॉर्मेंस दिया हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा वीक है और उसमें इंडिया उस पर हावी होकर के और उन्होंने मैच जीतने की कोशिश करेगी। ये बड़ा मुकाबला है और इंडिया इस मैच को आराम से जीत जाएगा बिकॉज दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं और दोनों टीमों ने काफी मेहनत की है और वहां तक आए हैं सेमीफाइनल में। हालांकि मैच ऑस्ट्रेलिया में सो क्वाइट टफ रहेगा इंडिया के लिए भी। मुकाबला बहुत अच्छा ही होगा और इंडिया जीतेगी। इंडिया इतना अच्छा आज खेलेगी
जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज हमारा जो इंडिया टीम का शान है वो जाने न पाए माँ, और उसको हम लोग के लाज को बचाएंगी। और धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा ये हम लोग के फैन हैं और ये लोग को शक्ति देंगी। प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं कि हमारी इंडिया की सफलता हो और हमारा इंडिया जीत के ही आएगा। इसके लिए हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ हुआ है इंडिया के जीतने के लिए और इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में जीत करके वर्ल्ड कप लेके आए हैं भारत। इसके लिए इस खुशी में हम लोग यज्ञ का आयोजन किए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी टीम इंडिया को जीत के लिए शुभकामनाएं दी हैं। शुभकामनाएं देते हुए उमर ने कहा है कि क्रिकेट किसी एक खिलाड़ी की गेम नहीं है, यह तभी खेला जा सकता है जब सभी खिलाड़ी एकजुट होकर खेलें। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जैसे इंडिया अभी तक सभी मैच जीत रही है वैसे ये भी मैच जीतेगी। हमारी वही उम्मीदें हैं जो इससे पहले 7 मैचों में उम्मीदें थी कि इंडिया की टीम कामयाब हो और इसके बाद फाइनल में आए और फाइनल जीत के दोबारा कप वापस जो है मुल्क में लाएं। शुरुआत अच्छी रही है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां इकलौता एक खिलाड़ी जो है वो मैच नहीं जीतता। 11 के 11 खिलाड़ियों को जो है इसमें एक अपना रोल अदा करना होता है और किसी एक खिलाड़ी को अपना फेवरेट चुन के जो है बाकी 10 के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। मैं तो 11 के 11 खिलाड़ियों का शौकीन हूं। वहीं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे मुकाबले के चलते लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रांची के लोगों ने टीम इंडिया को गुड लक विश करने के लिए इस बार नया तरीका अपनाया है। रांची में इस धोनी और टीम के नाम की मिठाइयां बेची जा रही हैं। जी हां, टीम इंडिया के नाम की मिठाइयां बेची जा रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस तरह से टीम इंडिया को गुड लक विश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि टीम इंडिया मैच जीते और वर्ल्ड कप लेकर ही भारत लौटे। देवभूमि हिमाचल में अवैध खनन अभी भी जारी है। अवैध खनन के कारण हिमाचल के किसान काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ के किसानों का मानना है कि यदि यह नहीं रोका गया तो बरसात के दिनों में बाढ़ आ सकती है, जिससे भारी नुकसान होगा और इन लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। वहीं इन गांववासियों ने मांग की है कि अवैध खनन को रोका जाए, क्योंकि इससे उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। हमारे जो यहाँ छोंटी नामक गांव में एक MCK के नाम के क्रशर चल रहा है, जो कि अवैध रूप से चल रहा है और बुरी तरह से लोगों को लूट भी रहा है और सरकार को भी चूना लगा रहा है। और यहाँ 32 रुपये फुट के हिसाब से रोड़ियाँ दे रहा है, जबकि 7 के कुल्लू जिला में 18 रुपये के हिसाब से रोड़ी मिलती है। इससे गांव के किसानों को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। हमने सरकार को कई बार पंचायत के माध्यम से अवगत भी करवाया है, सरकार ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। खनन जो है सतलुज नदी से हो रहा है और खनन के साथ साथ जो रोड़ियां बेची जा रही है वो भी 32 रुपये के हिसाब से बेची जा रही है, जिससे कि ग्रामीणों को फायदा नहीं हो रहा है। हिमाचल के कांगड़ा जिले में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। ढांगूपीर पुलिस चौकी में महिला ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी देते हुए डीएसपी कुलदीप कुमार ने बताया कि पीड़ित महिला के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया। यह तीनों युवक उस महिला के पति के दोस्त हैं। इन तीनों युवकों ने पहले उसके पति के साथ शराब पी और जब दारू पीकर उसका पति बेहोश हो गया, फिर इन तीनों ने उसको उठाकर जंगल की तरफ ले गए और वहां पर जाकर उसने अपनी हवस का शिकार बनाया। वहीं जंगल से भागकर अपने घर पहुंची और सारी बात अपने पति को बताई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में ढांगूमाजरा रोड पे एक बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसमें कि पीड़िता कुसुम देवी ने आरोप लगाया है कि 3 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है। उसने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
जहां एक और लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हिमाचल पथ परिवहन निगम में सरकार द्वारा नई बसों को दिए जाने के बावजूद भी चालकों की कमी के चलते इन बसों को सड़कों पर नहीं दौड़ाया जा रहा है, जिस कारण न केवल आम जनता की समस्याओं में इजाफा हो रहा है, वहीं संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हमीरपुर एचआरटीसी वर्कशॉप में हमीरपुर जिला के लिए जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत करीब 15 बसें पिछले कई दिनों से सड़कों पर दौड़ने के लिए आतुर हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते ये बसें अपनी सेवाएं देने के लिए फिसड्डी साबित हो रही हैं। यही नहीं, इन बसों के लिए प्राप्त स्टाफ की कमी के चलते बसों को अब जंग लड़ना भी शुरू हो रहा है, क्योंकि ये बसें काफी समय से वर्कशॉप प्रांगण में चालकों का इंतजार कर रही हैं। हालांकि जिला हमीरपुर के कई ग्रामीण क्षेत्रों से नई बसों के लिए ग्रामीणों के द्वारा गुहार भी लगाई जाती रही है और कई बार तो आरएम कार्यालय में भी महिला मंडलों व अन्य लोगों के द्वारा मिलकर बस सेवा बहाल करने के लिए मांग की गई है। बावजूद इसके इन नई बसों को चलाने में विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा, जिससे लोगों में काफी रोष पनप रहा है। बड़ी समस्या ही गाँव वाली जनाना जो तो बहुत मुश्किल सिरा पर सामान लेना फिर किया पहुँच गया है। हमारी मांग ये है कि हमारी हमीरपुर से बल जाने के लिए जो है वो एक ही बस है, वो ही जाती है वो ही आती है। हम चाहते हैं कि हमारी बस जो है वो बाया अणु डिग्री कॉलेज बाया अणु बल जाए और दूसरा टाइम जो है इसका वो 2 बजे का होना चाहिए। उधर आरएम हमीरपुर प्रदीप कुमार का कहना है कि विभाग के पास उपयुक्त स्टाफ नहीं होने के कारण नई बसों को नहीं चलाया जा रहा। उन्होंने बताया कि जैसे ही स्टाफ आता है तो इन बसों को सड़कों पर दौड़ाया जाएगा। स्टाफ नहीं है हमारे पास, खासकर कंडक्टर बहुत कम है। रिटायरमेंट हर महीने हो रही है और उसके बदले में अभी कंडक्टर आ नहीं रहे हैं। जैसे कंडक्टरों का कोई सलूशन होता है हेड ऑफिस लेवल पे नहीं, हमारे लेवल पे तो है, जैसे होगा तो चल। जहां एक और लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर आम जनता की समस्याओं में इजाफा हो रहा है। वहीं संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर पशु बल पर प्रतिबंध के बाद प्रदेश में पशु बल का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हिमाचल विधानसभा में धार्मिक स्थलों पर पशु बल का मुद्दा विपक्ष द्वारा उठाया गया, जिसमें विपक्ष ने सरकार से पूछा कि धार्मिक स्थलों पर पशु बल बलि देने के कितने मामले सामने आए हैं और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। इस पर जवाब देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि पशु बलि पर प्रतिबंध के बाद से प्रदेश में अब तक पशु बलि का एक भी मामला सामने नहीं आया है। सवाल है क्या राष्ट्रीय स्तर पर हम पशु बलि को बंद कर सकते हैं जी। पशु बलि सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं है, पशु बलि जो है मुसलमानों में भी है, वहाँ भी बकरीद होती है। तो कोई कानून ऐसा नहीं हो सकता जो एक संप्रदाय के ऊपर लगे और ऊपर ना लगे जी। इसके बारे इस बात के ऊपर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर करण लेक के नजदीक पश्चिमी यमुना नहर में एक युवती ने छलांग मारकर खुदकुशी कर ली। छलांग मारने वाली युवती करनाल के गांव तखाना की रहने वाली थी। मृतक के परिजनों के मुताबिक 2 साल से युवती बीमार चल रही थी। हो सकता है कि बीमारी से तंग आकर उसने आत्महत्या की हो। वहीं युवती के शव को नहर से ढूंढने के लिए करनाल पुलिस और गोताखोरों ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन गोताखोर युवती के शव को ढूंढने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय टीतू करनाल में निजी बैंकिंग सेक्टर में काम करती थी। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यहाँ से जो पुल के पास खड़े थे लोग, उन्होंने मैसेज भेजा परिवार के पास कि आपकी लड़की ने जो है ना नदी में ऊपर पुल से छलांग लगा दी। तो बाकी तो अभी कुछ नहीं पता, बाकी पुलिस कार्रवाई कल से हो रही है और आज सुबह भी आए थे, बाकी अभी तलाश भी कर रहे हैं। तो गोताखोर लगे हुए हैं? गोताखोर लगे हुए हैं। वहाँ से आए जब वो करीब
10 बजे करीब वहाँ से घर से गई थी, 9 के 10 के। तो यहाँ कैसे पता चला कि नहर में कूद गई वो? तो यहाँ आने का जी उसने वहाँ कंपनी के जो वर्कर थे जी वहाँ मैसेज भेजे जी। चप्पल नहीं, चप्पल तो उसके पैरों में है जी। बैग मिला? हाँ जी। हरियाणा के सीएजी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को गलत तरीके से जमीन सौदा करने को लेकर जिम्मेदार ठहराया है। सीएजी ने इसके साथ ही 5 अन्य कंपनियों को भी जमीन सौदे में गड़बड़ी का दोषी पाया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वाड्रा की कंपनी को लाइसेंस के नियमों को ताक पर रखकर जमीन का आवंटन किया गया। इसके साथ ही जमीन की उपयोगिता के बदले में भी नियमों की अनदेखी की गई और कंपनी को लाभ पहुंचाया गया। बार बार कहा है कि हमारा एजेंडा पॉजिटिव एजेंडा है, पहले उसकी तरफ काम करेंगे और हम किसी बदले की भावना से काम करके अपने मस्तिष्क में ऐसा विषय नहीं बैठाएंगे कि जिसमें से हम अपने कामों को भूल जाएं। अपने प्राथमिकता का काम हमारे हैं इस हरियाणा की जनता की सेवा करना, विकास के काम करना, अपना रोड मैप तैयार करना, उसमें हम लगे हैं। और ये जो बातें बाकी सब हैं, चाहे वो वाड्रा है, नॉन वाड्रा है, कोई और है, इन सब की एक उचित समय पर कानून अपना काम करेगा, उसमें लगे। देखिए, ये बात सही है कि अब जो है वो घपले घोटालों का वक्त चला गया और अब वो वक्त भी चला गया कि लूट पे 100% छूट जो सरकारें दिया करती थी वो भी गई। अब जो है वो सत्ता सेवा के लिए है, सत्ता जो है वो लूट के लिए, लूट पे छूट के लिए नहीं है। इसलिए जो भी कभी भी इससे पहले कभी हुआ हो या अभी हुआ हो, उसको किसी भी तरह से कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं तो उसमें किसी तरह की कोई कंसेशन होगा, ना कोई छूट होगी। हरियाणा के सीएजी द्वारा पिछली एनडीए सरकार एवं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को गलत तरीके से भूमि सौदा करने को लेकर जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने हुड्डा सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन की चप्पे चप्पे की जांच करवाने की बात कही है। अनिल विज ने हुड्डा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार द्वारा लोगों को अलग अलग सेक्शन का भय दिखाकर जिन जिन जमीनों से करोड़ों का फायदा उठाया गया है, उन सभी की जांच करवाकर कार्यवाही की जाएगी। हम तो बहुत लंबे समय से ये आवाज़ उठा रहे हैं और अब सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में हरियाणा सरकार को दोषी ठहराया है। सीएजी ने स्पष्ट कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने उनकी सहायता की है। अब देखिए, आप 15 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी जाती है, उसका सरकार CLU दे देती है और महीने 1.5 महीने में वो 58 करोड़ रुपए की बेच दी जाती है। इसका मतलब ये है कि सरकार की मदद से प्रॉफिटिंग की जा रही है, मुनाफा कमाया जा रहा है और पता नहीं कितनी जमीनें होंगी, कितने मामले होंगे। इसीलिए हमने हमेशा ये बात उठाई है कि हुड्डा सरकार के शासन के दौरान जितनी भी जमीन अधिग्रहित की गई, हम उसकी चप्पे चप्पे की जांच कराएंगे। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट मिल गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने मामले पर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। सीबीआई ने कहा है कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर 1984 में सिख विरोधी दंगा भड़काने का आरोप है। उधर पीड़ितों के वकील फुल्का ने सीबीआई द्वारा टाइटलर को क्लीन चिट दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इसके साथ ही उनका कहना है कि वह टाइटलर को दी गई क्लीन चिट का विरोध करेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि दिसंबर 2014 को सीबीआई ने टाइटलर के केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी और टाइटलर को क्लीन चिट दे दी और आज 3 महीने हो गए उस बात को और इसको इतना ज्यादा सीक्रेट रखा और इसको पब्लिक को बताया तक नहीं, जबकि उसके बाद कोर्ट में हियरिंग भी हो चुकी है और ये इतनी बड़ी बात सीक्रेट रखी जाए इस तरह से, ये बहुत ही अफसोस की बात है। अब इनकी अपनी सरकार में क्लीन चिट मिले हुए 3 महीने हो गए, क्वार्टरली कोर्ट में फाइल कर दिया और बाहर बताया तक भी नहीं। ये इस तरह से ये पीड़ितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है।
पंजाब विधानसभा बजट सत्र खत्म हो चुका है। वहीं बजट सत्र के आखिरी दिन स्वामीनाथन रिपोर्ट और कामाख्या मारू प्रस्ताव दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से पास हो गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जालंधर पुलिस द्वारा एक गर्भवती कंप्यूटर टीचर को जबरन उसके घर से उठाने और उसका गर्भपात करवाने के मामले में कांग्रेस द्वारा पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। कांग्रेस द्वारा की गई मांग के बारे में बताते हुए सुखबीर बादल ने कहा है कि उन्होंने डीजीपी को पूरे मामले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं सत्र के आखिरी दिन पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सत्र से गैर हाजिर रहे। मैनू हले अगर जे आई है तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। लेट मी एग्जामिन इट, क्योंकि मैनू हले पता नहीं की डिटेल है, तो जाके मैं पता करके फिर ही कमेंट कर सकता। मैं हुणी अपने डीजीपी साहब ਨੂੰ मैं कहा प्लीज़ इंक्वायर इनटू इट, लेट मी नो। मैं इन्ना ही कहना चाहना है कि जो जाखड़ साहब ने पावर बारे जिक्र किया सी, उन्होंने फैक्चुअली उन्होंने कोले डेटा नहीं सी। मैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो रेट सैट होंगे है रेगुलेटरी कमीशन करता है, ना पंजाब गवर्नमेंट कोले कोई अख्तियार है, ना कोई अपने किसी डिपार्टमेंट कोले। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 27 मार्च को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। दिल्ली के कृष्ण मेनन मार्ग स्थित वाजपेयी के निवास पर उन्हें यह सम्मान प्रदान किया जाएगा, जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य गणमान्य लोगों के उपस्थित रहने की संभावना है। वाजपेयी के 90 साल के होने के एक दिन पहले उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा 24 दिसंबर को की गई थी। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले वाजपेयी कांग्रेस से बाहर के पहले प्रधानमंत्री हैं। इनके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अलावा सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर सहित 43 लोगों को अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न बहुत दिनों से पेंडिंग था और बहुत दिनों से इस बात की मांग भी उठती रही, इस बात की लोग चिंता और चर्चा भी करते रहे कि उन्हें मिलना चाहिए। मोदी जी की सरकार ने इस बात को महसूस किया और सही मायनों में जो हकदार थे भारत रत्न के, उनको भारत रत्न दिया गया। हिंदी समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।